वो जल्दी चलने लगेंगे। बच्चे में भी ऐसी कोई समस्या होती है, कुछ ऐसी बीमारी का नाम चाहते हैं? बच्चे में जो बीमारी होता है सीपी होता है, मेनली बीमारी। जी। सीपी में बच्चा चल नहीं पाता है जी। और सीपी का कोई दवाई से वो ठीक होने का संभावना नहीं है, लेकिन लोग सालों साल दवाई खिलाते रहते हैं उसको जितना जल्दी। फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं जो मैक्सिमम कितने दिनों में ये काम करता है और मिनिमम कितने दिनों में? डिपेंड करता है। ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी आप दिखाएंगे, जितना जल्दी आप आएंगे उतना जल्दी ठीक हो जाता है। कोई एक दिन में भी ठीक हो जाता है, कोई 2 दिन में ठीक हो जाता है। मगर मिनिमम जैसे भी कमर दर्द है जो महीने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे, मिलने का कोई चार्ज नहीं होता। तो एक बार मिलकर हमें अपनी कंडीशन को जानना चाहिए कि हमें हो क्या रहा है। मिलने का कोई चार्ज नहीं होता है। ये जानकारी तो अभी मुझे मिली है, जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से मिलने का कोई चार्ज ही नहीं होता। नहीं, कंसल्टेशन फीस ट्रीटमेंट जो है, हो सकता है फिजियोथेरेपी करने जाएं, चार्ज बहुत होगा, पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा करवाने में। देखिए फिजियोथेरेपी का चार्ज तो है, लेकिन आप इस हिसाब से चलेगा कि दवाई में भी हर वीक आपका 5 से 6 हज़ार मिनिमम चला जाता होगा। जी। तो प्राइवेट क्लिनिक का 300 से 500 600 तक जाता है। डॉक्टर ज्योति जुड़ रही हैं। डॉक्टर ज्योति, आपका स्वागत है भैया टॉक्स में। थैंक यू। महिला दिवस पे पहले चाहते हैं, 8 मार्च को महिला दिवस था, आप अपना जो है व्यू बताइए। बेसिकली वी एज अ वुमेन हमें सिंपैथी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अच्छा ये औरत है, इनको थोड़ा सा वो दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए, है ना। हमें रिस्पेक्ट चाहिए कि आप हर जगह अगर आप हमें रख रहे हैं तो हमें भी बराबर का रिस्पेक्ट दीजिए। ये नहीं कि ठीक है आपको थोड़ा सा हम एज अ वुमेन हैं तो थोड़ा सा साइड रख देते हैं, ये ऐसा नहीं है। और जैसे कि अभी सब हमारे कोलीग जितने भी हमारे डॉक्टर थे उन्होंने बोला हाउस वाइफ का, है ना। तो हाउस वाइफ का तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। जो वर्किंग वुमेन है वो तो है, लेकिन हाउस वाइफ का जो है उनका काम दिखता नहीं है हमें, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वर्क कर रही हैं तो वो कर रही हैं। और हम चाहते हैं फिजियोथेरेपी, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बेगूसराय की डॉक्टर हैं, आप कुछ फिजियोथेरेपी के बारे में ऐसा बताइए, कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताइए जो आज के दौर में भी कुछ लोगों को ये पता नहीं है इस बीमारी का इलाज फिजियोथेरेपी के माध्यम से हो सकता है। जी, बिल्कुल। मैं आपको बताऊँगी कि अभी क्या है कि लोग डॉक्टर के पास कुछ भी बेसिक, बहुत ही एजुकेटेड लोगों का ये है कि थोड़ा-सा मुझे बैक पेन हुआ, मुझे थोड़ा-सा सर्वाइकल पेन हुआ, है ना? तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। बेसिकली ऑर्थोपेडिक, हड्डी के जो डॉक्टर हम कहते हैं, उनके पास सब तुरंत जाना चाहते हैं और वो जो बोलते हैं हम उनको एक समझ लेते हैं, हाँ, यही सत्य है। तो मेरे ख्याल से अभी फिज़ियोथेरेपी बहुत डेवलप हो चुका है। हर एरिया में बेसिक नॉलेज फिज़ियोथेरेपी के बारे में सबको पता होगा। तो एक बार मैं ये कहूँगी कि एक बार कंसल्ट फिज़ियोथेरेपिस्ट से होना चाहिए। डॉक्टर जो है, हम 4.5 साल अपना दिए हैं, तो हमें डेफिनेटली फिजियोथेरेपी का ऑर्थोपेडिक से ज़्यादा है। उनका फील्ड अलग है, हमारा फील्ड अलग है। ना हम उनके फील्ड में कुछ बोल सकते हैं, ना वो हमारे फील्ड में बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें हमारा क्या है कि हम उनसे मेडिसिन तो ले लिए, लेकिन ये कितना टाइम तक चलेगा। बहुत ऐसे प्लांटर फैसाइटिस का केस होता है ना, अब उसमें हम मेडिसिन लेते रहे, वो चलता रहेगा, लेकिन जब तक मसल्स की पावर, मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो वो कभी ठीक नहीं होगा, है ना। और ये सब चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे कंडीशन है। जैसे मैं एक बेसिक सा बात बताऊँगी, अगर कोई भी सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ और रिहैब बहुत अच्छा हुआ तो वो 100% चांस है वो पेशेंट बहुत अच्छी रिकवरी होगी। लेकिन ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ और रिहैब उनका नहीं चला, लाइक TKR का केस, जैसे घुटना का बदलते हैं हम लोग, उसमें प्रॉपर रिहैब होता है 1 मंथ का, 15 डेज़ का। अगर वो रिहैब प्रॉपर नहीं चला तो वो बहुत कम चांसेस है कि वो फिर से अपने डेली रूटीन पे, डेली ADL पे अपने आ सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है अभी जैसे आपकी पढ़ाई अभी शायद कंप्लीट हुई फिजियोथेरेपिस्ट की, कब कंप्लीट हुई है? अभी मेरी दिसंबर में कंप्लीट हुई इंटर्नशिप। मैडम अभी नई है फिजियोथेरेपिस्ट में। हम एक जानकारी आपके माध्यम से चाहते हैं जो भैया टॉक्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। बहुत सारे बच्चे को ये जानकारी नहीं हो पाती है फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई कैसे होती है, अप्लाई कैसे किया जाता है और कैसे एडमिशन होता है, और इंडिया का टॉप कॉलेज के बारे में बता दीजिए प्रोसेस के साथ। जी, प्रोसेस अगर मैं बताऊँ तो हर बार सबसे पहले तो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है ना। अभी सोशल मीडिया पे हर बार रील्स के थ्रू बोले या फिर जैसे फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे चीज़ें आती रहती है कि अभी वैकेंसीज़ आ रही है, नहीं आ रही है, कौन-कौन से कॉलेज बेस्ट हैं। तो ये सब चीज़ एक्टिव हम रहेंगे तो हमें खुद अपडेट होते रहेगा। तो बेस्ट कॉलेज आई थिंक हमें NAC A++ देखना चाहिए कि कौन से कॉलेज ये दे रहा है, हमें प्रोवाइड करवा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अच्छा सिर्फ MBBS जो होता है उसमें रेगुलर होते हैं, फिजियोथेरेपी में जो तो रेगुलर नहीं होते। नहीं, जैसे MBBS के लिए नीट का एक व्यवस्था सरकार की हुई है, तो फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए क्या करना है? देखिए अभी नीट का तो अभी इसमें अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कोई भी अगर आपको बेस्ट कॉलेज है तो उसके एग्जाम्स क्वालीफाई करने पड़ते हैं, उसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो क्वालीफाई करने पड़ते किस हैं। नाम से निकलती है? वो आपको वैकेंसीज आपको देखना पड़ेगा। हाँ, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि किस कॉलेज के अलग-अलग टाइम पे वैकेंसीज आ रही हैं। आफ्टर 12th और बायोलॉजी होनी चाहिए। आफ्टर 12th हमें हमारा सब्जेक्ट बायो होना चाहिए। आफ्टर 12th हमें देखना है कि जैसे नॉर्मल हम MBBS के लिए प्रिपरेशन करते हैं, नर्सिंग के लिए, वैसे ही फिजियोथेरेपिस्ट के लिए होता है। तो फिजियोथेरेपी का BPT का कोर्स होता है 4.5 साल का। हमें प्रॉपर रेगुलर डिग्री लेनी चाहिए, डिस्टेंस से डिग्री कभी नहीं लेनी चाहिए। ये सवाल पूछने का मेरा बस यही मकसद था, क्योंकि आज भी बहुत सारे बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं इस क्षेत्र में आके, तो वो जानकारी के अभाव में जो है ना यहाँ से वहाँ भटक जाते हैं।
बस यही मेरा मकसद था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट में ये बोलूँगी कि एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ ठीक है एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें मॉडलिटीज़ ऐसी ऐसी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं जिससे अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। बहुत सी एडवांस टेक्निक्स आई हैं, तो वो आप एक बार जब कंसल्ट करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे, मिलने का कोई चार्ज नहीं होता, तो एक बार मिल के हमें अपने कंडीशन को जानना चाहिए कि हमें हो क्या रहा अच्छा, है। मिलने का कोई चार्ज नहीं होता है? ये जानकारी तो अभी मुझे मिली है, जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से मिलने का कोई चार्ज ही नहीं होता है। नहीं नहीं, कंसल्टेशन फीस ट्रीटमेंट जो है वो ठीक है। जैसे जैसे आप मेरे से मिले है ना, आपको कहीं इसके अलावा जैसे आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, आप भी बताएंगे कि हाँ ठीक है ये ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट है, ये चीज़ें हैं, तो ये आप बताएंगे ना। कंसल्टेशन फीस तो डेफिनेटली हर जगह होती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट में भी होती है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। भैया, जब आपके आसपास फिजियोथेरेपिस्ट एक नहीं 4 5 6 खड़े हों, तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अपने अंदर एक ये हिम्मत आ जाती है जो थोड़ा बहुत तो हम भी नस को टटोल सकते हैं। और हम इनसे जानेंगे मिलके जो कहां पे किस नस को दबाना है और कहां पे किस नस को छोड़ना है। आप सभी को प्रणाम करते हैं। भैया जी टॉक्स में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ बेगूसराय जिला के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक बार दिखा दीजिए। और हम इनसे जानेंगे फिजियोथेरेपी क्यों आज इतना पीछे है, उससे क्या बेनिफिट होता है इलाज में, और अभी भी ये गरीब तबकों तक या वैसे जगहों पे क्यों नहीं पहुंच पाया है जहां पे आज भी रोग होने पे, दर्द होने पे, परेशानियों पे दवाई और सिर्फ टैबलेट खाया जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कराई जाती है, सॉरी फिजियोथेरेपी नहीं कराया जाता है। हमारे साथ है सर अपना नाम बताइएगा। मैं डॉक्टर जोगिंदर कुमार सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट, पिछले 40 वर्षों से बेगूसराय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिजियोथेरेपी का। जी सर, बहुत एक्सपीरियंस आपके पास है पिछले 40 वर्षों से। सर, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, आज के भी दौर में अगर कोई परेशानी होती है तो लोग दवाई खा लेते हैं, फिजियोथेरेपी नहीं करवाते हैं। ये कहाँ तक आपको लग रहा है आज भी ये पीछे रह गया है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है ये पीछे रह गया है। ये तो बहुत पीछे है जी एक तो जनता के फिजियोथेरेपी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जी दूसरे जो चिकित्सक लोग हैं वो जनता को बता नहीं पाते हैं कि आसान इलाज है। वो अपना दवाई लिखते हैं, सोचते हैं कि रोगी आवेगा ठीक हो जाएगा, आवेगा ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होने पर ही फिजियोथेरेपी के पास भेज पाते हैं। लेकिन बहुत सा ऐसी बीमारी है शरीर में, चाहे जिस एज ग्रुप का हो, बच्चा से लेके बूढ़े तक लोग में, जो फिजियोथेरेपी में बिना एक दवाई खाए हुए आसानी से ठीक हो जाते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए सभी रोग, कोई किसी भी तरह कठिनाई हो, फिजिकल हम कठिनाई चाहते हैं सर कुछ ऐसी बीमारी का आप नाम बताएं जो कैमरा के माध्यम से, भैया जी टॉक्स के माध्यम से कुछ लोगों तक पहुंचेगा और इस बात को समझेंगे। इस बीमारी में जो है ना, टैबलेट खाने से पहले हमें फिजियोथेरेपी ही करवाना चाहिए। जैसे किसी भी एज ग्रुप में शरीर में कहीं भी कोई दर्द हो जी तो फिजियोथेरेपी से मिलना चाहिए। अधिकतर दर्दों का इलाज फिजियोथेरेपी में बिना दवाई का हो जाता है। जैसे कमर दर्द हुआ, गर्दन दर्द हुआ, या जॉइंट पेन हुआ, या ऐसा जो है विकलांग बच्चे लोग जो नहीं चल पाते हैं, उनको फिजियोथेरेपी से जितना जल्दी से जल्दी मिले वो जल्दी चलने लगेंगे। बच्चे में भी ऐसी कोई समस्या होती है, कुछ ऐसी बीमारी का नाम चाहते हैं? बच्चे में जो बीमारी होता है, सीपी होता है, मेनली बीमारी। जी सीपी में बच्चा चल नहीं पाता है, जी और सीपी का कोई दवाई से वो ठीक होने का संभावना नहीं है, लेकिन लोग सालों साल दवाई खिलाते रहते हैं। उसको जितना जल्दी फिजियोथेरेपी से मिलना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी बच्चा चलने लगे। सर, जहां तक मैं समझ सकता हूं, एक ऐसी बीमारी है जो मैं इतने उम्र में 1-2 केस देख चुका हूं। एक बच्चा का बर्थ होता है तो कहने का मतलब यह है ना, वो बच्चा अपने उम्र से छोटा लगता है। बुद्धि की बात करें, क्या उस फील्ड में भी ऐसी कोई फिजियोथेरेपी है जिससे उस बच्चे को फिजिकली पूरा फिट किया जा सकता है? नहीं, उसमें तो मैंने जो 40 वर्ष में देखा जी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट लोग है नहीं समझ पाते हैं उस एज ग्रुप में। जी उनको लगता है कि बच्चा नॉर्मल है, लेकिन बच्चा अगर 8 साल का होता है वो एक्टिविटी 3 साल 4 साल की तरह करता है। हाँ, तो मेंटल रिटार्डेशन का केस है, उसमें फिजियोथेरेपी बहुत कारगर साबित होता है। और आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसा करने से फिजियोथेरेपी आज आगे आ पाएगा? हाँ, है समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग, और खासकर हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट लोग भी, आप पत्रकार लोग भी, अगर इसके बारे में प्रचार करें जनता को कि फिजियोथेरेपी बिना दवाई का इलाज इसमें उपलब्ध है, तो एक बार हर एक बीमारी में फिजियोथेरेपी से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपिस्ट के हैं और ये बोल रहे हैं बिना दवाई के भी, बिना टैबलेट के भी फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज संभव है। हम बिना दवाई के फिजियोथेरेपी में संभव है। हमारे साथ एक डॉक्टर मैडम है। मैडम, आपका स्वागत है भैया जी टॉक्स पे। पहले तो मैडम पत्रकार, सॉरी माफ कीजिएगा, महिला हैं। 8 मार्च को महिला दिवस था, क्या कुछ कहना चाहती हैं? देखिए महिला दिवस में
मैं महिला हूँ, वर्किंग हूँ, तो मैं एक उदाहरण हूँ। जी और मेरे जैसे साथ में जितने भी यहाँ फिजियोथेरेपी महिला जो है वो जी। भी एक उदाहरण है कि हम लोग महिला बहुत आगे हो चुके हैं। जी और बस एक बात बोलना था कि जो अभी भी मतलब मैं पुरुषों से ये अनुरोध करूँगी कि जी। जो अभी भी हमारे घर की महिला जो माँ है हमारी या भाभी है जो हाउसवाइफ है, जी जिसको अभी तक वैसा सम्मान ना मिल सका है, मैं बाकी में नहीं जाऊँगी, जो वर्किंग है वो अपने लिए तो फाइट कर लेती है, और उस महिला को अभी तक इतना हक नहीं मिला है कि सब्जी कौन सी पकेगी, उनको फिर भी अपने बच्चों से या फिर अपने हस्बैंड से पूछना होता है। तो मैं उन महिलाओं को बोलूँगी कि आप जाग जाइए, अपनी मन की सब्जी बनाइए, वहीं से आपका विकास होगा। बाकी और क्या बोलना, बहुत दिन हो चुके हैं, अब समझना पड़ेगा लोगों को भी। चलिए मैडम, अब ये फिजियोथेरेपी से हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है मैडम, क्यों आज के दौर में ये थोड़ा सा पीछे है? बिल्कुल नहीं, मैं इस सवाल से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सर मैं अभी 2014 में मैं यहाँ आई। मैं जी। बॉम्बे में थी, तब तो मुझे ये सब का सामना करना ही नहीं पड़ा। मैं जी। आई, बहुत अच्छे यहाँ पे फिजियोथेरेपी, जितने भी फिजियोथेरेपी सेंटर है, दिनों-दिन विकास हो रहा है, सबके पास अच्छे खासे पेशेंट है, बहुत अच्छे से सब कर रहे हैं। रहा पीछा नहीं बोल सकते हैं ना कि कहीं न कहीं एक दर्द की गोली थोड़ा ईज़ी पड़ता है लोगों को खाना और कॉस्ट वाइज़ सस्ता पड़ता है। जी। ये बात बोल सकते हैं, बट ये पीछे नहीं है, मगर लोग अभी भी अच्छे से समझ रहे हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है, कितना विकास कर गया, कितना कितना ज़रूरी है, लोग समझ रहे हैं, लोग करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी बहुत इम्प्रूवमेंट और बहुत बेगूसराय में लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट मैम हैं। फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं, जो मैक्सिमम कितने दिनों में ये काम करता है और मिनिमम कितने दिनों में काम? डिपेंड करता है, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी आप दिखाएँगे, जितना जल्दी आप आएँगे, उतना जल्दी ठीक हो जाता है। कोई 1 दिन में भी ठीक हो जाता है, कोई 2 दिन में ठीक हुआ। मगर मिनिमम जैसे भी कमर दर्द है जो महीने 2 महीने से है, तो 10 दिन पेन अगर आप 60% अगर हम रिलीफ़ कर देते हैं, तो हम लोग फिर एक्सरसाइज़ के लिए बोलते हैं। एक्सरसाइज़ 2-3 महीना कुछ प्रिकॉशन के साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये बोलना मुश्किल हो जाता है कि आपका कितना है, किस लेवल में जाके है, कमर दर्द है या घुटना दर्द है। घुटना में भी हमारा एक लिमिट है, हमारा दायरा है कि हम बहुत ज़्यादा घुटना जो आप देख रहे होंगे बिल्कुल इस तरह से चल रहे हैं, तो फिर वो दूसरा ट्रांसप्लांट की तरफ चला जाता है। मगर उससे पहले अर्ली स्टेज में अगर कोई घुटने के दर्द वाले हमारे पास आए, तो हम बिना मतलब घुटना का प्रतिरोपण सुने होंगे कि नी ट्रांसप्लांट, उसको हम लोग रोक सकते हैं और बिल्कुल बाकी की तो वो लाइफ जो चेंज कर देता है वो हाँ, चक्री बाकी जिसको की लाइफ, बोलते हैं। हाँ, जैसे 50 साल में किसी को अगर हो गया, 60 साल में हो गया, तो बाकी का लाइफ अगर फिजियोथेरेपी वो एक्सरसाइज करते रहे, तो उसको बाकी ज़रूरत नहीं होगी, नॉर्मल मतलब एक्टिव डेली लाइफ में वो ठीक रहेंगे, ये है। और रहा बात एक मैं आपके द्वारा बहुत अच्छा है कि आप इस फील्ड में आए हैं, तो यही मैं बोलना चाहूँगी अपने इसमें कि लोगों को जैसे सब कुछ गूगल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर मुझे है ना हो गया हेडेक, तो हेडेक किस कारण से हो रहा, माइग्रेन देख रहा है कोई, साइनस देख रहा है कोई, कुछ देख रहा है कुछ, तो अपनी बीमारी को गूगल करिए, उसका ट्रीटमेंट देखिए कि किस चीज़ से है, तो वहाँ से बहुत अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, तो उससे कंसल्ट करें। अच्छा, क्या फिजियोथेरेपी को क्या लाइफ के रूटीन में लाया जा सकता है या फिर कोई बीमारी होने के बाद भी किया जा सकता है? फिजियोथेरेपी आप ये हम एक बीमारी को इलाज करते हैं। अगर आप ये बात कर रहे हैं जो हमारा लाइफ़स्टाइल हो गया है, मैं सारे लोगों को बोलूँगी कि अच्छा खान-पीन और 1 घंटा कम से कम 1 घंटा आप एक्सरसाइज़, नॉर्मल एक्सरसाइज़ जो आपको एक्सरसाइज़ सूट करता है, चाहे स्विमिंग, रनिंग, जिम जो भी करना है, 1 घंटा एक्सरसाइज़ आप करेंगे तो आप फिट होंगे। आप हीरो-हीरोइन को या फिर आप क्रिकेटर या फिर प्लेयर को देखते हैं, तो वो 40 के उम्र में भी वो 25 से 30 क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो एक्सरसाइज़ और अच्छा खान-पीन करते हैं। तो वो फिजियोथेरेपी कोई ये नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि कोई समझ आए कि मसाज वाले या फिर एक्सरसाइज़ वाले, एक्सरसाइज़ तो हम बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं, बट हमारे पूरे शरीर को ठीक करने के लिए आप नॉर्मल जो भी है, जो भी मतलब एक्सरसाइज़ का फॉर्म वो चुन सकते हैं। चलिए धन्यवाद मैडम। मैडम को तो आप ही देख ही रहे हैं, बछवाड़ा से जन स्वराज पार्टी के संभावित हो सकता है संभावना जो उम्मीदवार हो जाए, लगे हुए हैं मैडम और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैडम आप पहले हमको ये बता दीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट आप हैं, क्या आपको लगता है मैम बेगूसराय या फिर बिहार या अपने देश की बात करें, मेडिकल क्षेत्र में कितना ये आ गया है? है अभी भी देखिए फिजियोथेरेपी डे बाय डे विकास तो कर ही रहा है हमारा प्रोफेशन, बट कई जगह अभी भी बिहार में ऐसे गांव है जहां लोग इसको समझ नहीं पाते कि क्या है, और लास्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम न मैडम दवाई खाए खाए के थक गेलिए, पते नहीं रहे कि एकर इलाज ई होय छे, है ना। तब लास्ट स्टेज में आता है जब उसका फाइनेंशियल वीक हो जाता है, थक जाता है पेशेंट, तब आता है।
तो हमारा प्रोफेशन तो विकास कर रहा है, पर हम उन लोगों तक अभी भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। अच्छा मैडम, कई ऐसे लोग भी हैं जो मेडिकल में आके उनको लगता है दवाई खा खा के थक गलियन, पैसा बहुत लग गए, उनके लिए क्या ये कितना मतलब महंगा है ये फिजियोथेरेपी करवाना या सस्ता है? हम चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए प्राइवेट कई लोगों को लगता होगा, हो सकता है फिजियोथेरेपी करने जाएं चार्ज बहुत होगा, पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा करवाने में। देखिए फिजियोथेरेपी का चार्ज तो है, लेकिन आप इस हिसाब से चलिएगा कि दवाई में भी हर वीक आपका 5 से 6 हज़ार मिनिमम चला जाता होगा। जी। तो प्राइवेट क्लिनिक का 300 से 500 600 तक जाता है, पर अगर कोई वीक है फिनेंशियल तो सरकारी अस्पताल में भी है फिजियोथेरेपी की सुविधा, तो वहाँ भी पेशेंट उसका लाभ उठा सकते हैं। जी। अच्छा मैडम, वैसे भी लोग हैं जो मान लीजिए जिनको ये जानकारी ही नहीं है, मतलब इस बीमारी के लिए हमें दवाई करवाना है, फिजियोथेरेपी करवाना, वो पहले शायद दवाई के लिए चले जाते हैं, फिर पता चलता है वहाँ से फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं। तो क्या अगर वो फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं, तो क्या आपको लगता है वो जिस बीमारी के लिए आते हैं या फिर तो क्या उनको उस फिजियोथेरेपी करवा के वो सही करवाया जा सकता है? क्या उनके लिए क्या कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करवाया जा सकता है। देखिए कई कंडीशंस होते हैं, ऑर्थोपेडिक जिसको हम लोग हड्डी से रिलेटेड बीमारियां कहते हैं, जिसमें मल्टीपल जॉइंट पेन आ जाता है, कभी शोल्डर का, कभी नेक का, कभी कलाई का। एक आता है हड्डी में ही कि टूटने के बाद प्लास्टर चढ़ा, मेरा हाथ नहीं सीधा हो रहा, पैर सीधा नहीं हो रहा। दूसरी आता है कि नस दब गया गर्दन में या कमर में, तो हम लोग कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन का अगर आता है तो। कमर में है तो हम लोग कहते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें सियाटिका डैमेज होता है या दबता है। तो इन सब केस में मेडिसिन खाते-खाते आपको फ़ायदा मेरे हिसाब से नहीं होता है, जितने केसेस मैं देखी हूँ। और इसमें हम लोग ट्रैक्शन वगैरह कई इलेक्ट्रोथेरेपिक मोडालिटीज़ हमारे में आते हैं, जिसमें सेकाई की मशीनें कह सकते हैं उसको। तो कई मशीनें ऐसी हैं जो सियाटिका वगैरह में, सर्वाइकल वगैरह में कारगर सिद्ध हुई हैं। और कई केस ना अभी मैं यहाँ जो पढ़ी हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं देखी हूँ, वैसे केसेस भी यहाँ मुझे मिले हैं, जैसे कि बच्चा पैदा लेते ही फेशियल पैल्सी या बेल्स पैल्सी हुआ है उसको। जैसे हंसता हो तो मुंह एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, जिसको हम लोग लकवा कहते हैं चेहरे का। तो वो केस मैंने मेडिकल में फिजियोथेरेपी में पढ़ा नहीं था, पर यहाँ देखा तो वो ऐसा केसेस भी ठीक हुआ है। दूसरा केस है, रेयरली मिलता है अर्ब्स पैल्सी का, जिसमें डिलीवरी के समय कई बच्चे को सर्वाइकल के पास यहाँ नसों का गुच्छा होता है, तो बच्चा को निकालने में ना अगर काफ़ी कंजुगेटेड बच्चा है, काफ़ी महिलाओं को डिलीवर करने में दिक्कत हो रहा है, तो उस समय में ना जो महिला डॉक्टर होती है निकालती है, उसी में खिंचाव आ जाता है यहाँ गुच्छे में, तो उसके कारण एक साइड उसका ना हाथ एकदम मूव नहीं करेगा बच्चा। तो वो केस भी मैं देखी हूँ, उसमें कई तरह के स्प्लिंट भी दिए जाते हैं, जिसको अलग से बेल्ट कहते हैं। तो वैसा केस भी, और बच्चा आता भी है, पेशेंट अगर आपके यहाँ ठीक हो रहा है तो 200 रुपये किराया देकर भी आता है पर डे। तो फिजियोथेरेपी विकास तो कर ही रहा है। चलिए मैडम के हिसाब से फिजियोथेरेपी में विकास हो रही है। तो मैडम महिला हैं, कल 8 मार्च महिला दिवस था, इस पे क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? देखिए सभी महिलाओं का तो अहम रोल होता ही है, पर जो महिलाएं हाउसवाइफ है हम उनको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि अरे हम बाहर से काम करके आए हैं, तुमने क्या किया, तुम तो सिर्फ खाना ही बनाई हो। लेकिन वही पुरुष अगर एक दिन घर संभाले तो पता चलता है कि महिलाओं का कितना इम्पोर्टेंस है। तो महिला बिना फैमिली क्या, समाज क्या, कुछ भी विकास मुश्किल है। तो महिलाओं को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें, और जो महिलाएं वर्किंग नहीं है, हाउसवाइफ हैं, उनको भी अपने बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि इन सब नॉलेज के अलावा बच्चे, पति, घर, इसके अलावा थोड़ा सा टाइम निकाले अपने लिए भी, फिजिकल भी, और आसपास भी जितनी चीज़ें उसके बारे में भी जानकारी रखें, तो हमारा डेफिनेटली विकास चलिए होगा। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल हम सर से करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे, क्या फिजियोथेरेपी में अगर कोई हड्डी टूट जाती है या कोई तरह का क्रैक हल्का हड्डी में, उंगली में या कहीं भी आता है, क्या इसका इलाज संभव है फिजियोथेरेपी में बिना प्लास्टर के या बिना कोई? अगर फ्रैक्चर नहीं है जी तो उसकी सारे व्यवस्था फिजियोथेरेपी में है, जो बहुत जल्द रिकवर कर जाएगा। फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर करना ज़रूरी है, लेकिन प्लास्टर के बाद भी फिजियोथेरेपी ज़रूरी है, इसलिए हर हालत में फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना ही ज़रूरी है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग भी जाने कौन से नस को कहाँ पे दबाना है, मैडम से, सर, सब लोग से जाने, और आप लोग को भी पता चला होगा फिजियोथेरेपी से कहाँ तक इलाज संभव है। फिलहाल के लिए आप लोग को धन्यवाद। जय बिहार, जय बेगूसराय।